बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज़। आपने हमेशा देखा है कि शाहरुख के प्लेटफॉर्म से हम ऐसे टॉपिक्स आपकी खिदमत में पेश करते हैं जो किसी ना किसी तरह आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें और उसके ज़रिए आप अपनी नेशन पे, हमारे मुल्क के लिए कुछ ऐसे काम कर सकें जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो और हमारी कंट्री में भी उसका कुछ इम्पैक्ट हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में इस वक्त 63 से 64% पॉपुलेशन जो है वो यूथ की है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सेक्टर्स के ऊपर काम करें जिसकी वजह से वो आगे चलकर पाकिस्तान में कुछ ऐसा काम कर सकें जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं यूथ के लिए बात करेंगे, उन्हीं नौजवानों के लिए बात करेंगे जिनको हम समझते हैं कि ज़रूरी है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ सीखें और इम्पैक्ट क्रिएट करें। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे रोल ऑफ एक्टिविज्म के बारे में। हम नेशनल बिल्डिंग में किस तरह से एक्टिविज्म का रोल है उसके बारे में बात करेंगे, उसकी सोसाइटी बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे और एक्टिविज्म के कॉजेज़ क्या हैं और किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है। इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। बहुत रेलिवेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है सर जमान बाजवा। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डायलॉग फॉर पीस एंड हारमोनी पाकिस्तान के। इसके अलावा आप लॉबिस्ट हैं यूथ YFK में, जो कि कश्मीर फोरम है, और उसके अलावा आप एक यूथ एक्टिविस्ट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया अस्मा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। और बिल्कुल आप और शाहरुख टेक्नोलॉजीज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि आप जो पाकिस्तान की इमर्जिंग वॉइसेस हैं उनको आप जो है मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आ रही हैं। तो थम्स अप फॉर यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच सर। आपने एक्नॉलेज किया शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ को। सर, जिस तरह आपने कहा कि हम इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि आप भी बहुत अरसे से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इसी कॉज के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो दूसरे कॉज हैं आपके, उनके ऊपर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट में हम बात करते हैं यूथ के हवाले से। तो आपने ये काम किस तरह से शुरू किया? आपकी क्या मोटिवेशन थी कि क्यों आपने सोचा कि हम यूथ के हवाले से इन सारे कामों को करना चाहिए? अस्मा, जो मेरा यूथ की एक्टिविज्म का सफर है वो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ से स्टार्ट होता है। कि जिस तरह कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर आप देखती हैं कि डिफरेंट चीजें हो रही होती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होती हैं कि क्योंकि मैनेजमेंट और आपकी जो यूथ होती है उनके अंदर एक जनरेशन गैप होता है। तो बहुत सारी हर्डल्स आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर आ रही होती हैं। तो फिर आप उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वॉइसेस जो हैं वो मैनेजमेंट के सामने या अपनी क्लास के सामने इवन या डिपार्टमेंट के सामने रख सकते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट मेरा एक्टिविज्म का सफर स्टार्ट हुआ। मगर उसके बाद फिर जैसे जैसे इसके अंदर मेच्योरिटी आती गई, फिर मैंने भावलपुर से सफर किया इस्लामाबाद की तरफ और यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपॉर्चुनिटीज मिलती रही और कोशिश की जो वॉइसेस हैं, जो हमारी सोसाइटी की वॉइसेस हैं, उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए। जो मेरी ज़िंदगी की एक्टिविज़्म का जो सफ़र स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली एक हज़ारा किलिंग के एक वाक़ये से स्टार्ट हुआ, जिसमें बहुत सारी इस वक़्त जो इस्लामाबाद की सिविल सोसाइटी के लोग थे, वो उन्होंने एक मुज़ाहरा किया। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जाएँ 2011 और 12 के अंदर आप जाएँ, तो आप देखते हैं कि देयर वाज़ जो हज़ारा किलिंग्स थी, वो पीक के ऊपर थी। तो वहाँ पे उस वक़्त इतना सीरियस इन चीज़ों को लिया नहीं जाता था, मगर फिर इसके अंदर जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की और जब सिविल सोसाइटी की वॉइसेस इसके अंदर आईं, तो फिर इस इश्यू को भी एक जो हज़ारा की किलिंग्स थी, जो कि बेसिकली सेक्टेरियन किलिंग्स थी, उनको लिया गया। तो यहाँ से फिर मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। उसके बाद यूथ फोरम फॉर कश्मीर जो बेसिकली वॉइसेस रेज़ कर रहा है रिगार्डिंग द
इशू ऑफ कश्मीर और जो कश्मीरी इस वक़्त मैं उनको वॉइसलेस पीपल नहीं कहूँगा, मैं उनको ये कहूँगा कि वो अनहर्ड पीपल हैं। तो बीइंग एक्टिविस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन जो इस वक़्त यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की रेज़ोल्यूशन है, जो उनको वो हक देती हैं कि कश्मीरी जो है उनका जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो हासिल करें। और इसके साथ-साथ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन है जिसके अंदर चाइल्ड राइट्स की बात हो या वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, जेंडर एम्पावरमेंट की बात हो, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। बिल्कुल जिस तरह आपने अपनी स्टोरी बताई कि किस-किस तरह आपने एक्टिविज़्म की तरफ आए, तो आपके ख़्याल में इस वक़्त की यूथ को हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो भी पाकिस्तान के कॉज़ के लिए कुछ करे और वो एक्टिविज़्म की तरफ आए? तो किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है इस वक़्त की यूथ को? आसमा इस वक़्त जो मैं समझता हूँ जो सोसाइटी के अंदर मूव करते हुए या डिफरेंट चीज़ें देखी जाती हैं, तो इस वक़्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी यूथ को एंगेज करने की इन द एक्टिविज़्म क्योंकि जो सोसाइटीज़ होती हैं या जो मुल्क होते हैं या कॉज़ेज़ होते हैं, वो एक्टिविज़्म से ही सही जाते हैं। गवर्नमेंट्स का काम या पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम उनके अपने स्लोगन्स हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। मगर आपकी एक जो सिविल सोसाइटी है, आपकी यूथ है और आपकी यूथ की जो एक्टिविज़्म है, ये बेसिकली काम करती है आपकी गवर्नमेंट्स को, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने नैरेटिव के ऊपर फ़ोकस रहने के लिए। तो इस वक़्त जो हमारी यूथ को करने की ज़रूरत है या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इस वक़्त डिफरेंट वॉइसेज़ हमारी यूथ को दे दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। मगर जो मैं देख रहा हूँ कि हमारे यूथ के अंदर एक चीज़ की कमी है, वो विज़न की कमी है। वो बोल सकते हैं मगर उनका विज़न क्लियर नहीं है। तो हमें जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको एक तो काम करने की ये ज़रूरत है कि यूथ को पता हो कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर आज वो ए के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगले दिन पता चलता है वो ज़ी के ऊपर काम कर रहे हैं। वो बोल रहे होते हैं मगर वो इस तरह उनकी चीज़ें मिक्स अप होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि बेसिकली वो करना क्या चाह रहे हैं। तो हमें जो है अपनी यूथ को एक विज़न देना है, उनको उनकी कॉज़ के बारे में बताना है और दूसरा उनको ये बताना है कि कौन-सी बात आपने किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर करनी है। अगर आप सिविल सोसाइटी के अंदर बीइंग अ एक्टिविस्ट अगर आप काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डिप्लोमैट्स के सामने बोल सकते हो। आप एक थिंक टैंक के अंदर बोल सकते हो मगर अगर वही चीज़ें आप एक कॉमन पर्सन जो है या अगर आप सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं, आप ट्रेडर्स के साथ चले जाते हैं या इवन आप जो लेमैन है उसके साथ वो बात करते हैं, तो आप उन टर्म्स के ऊपर उन रेफरेंसेस के ऊपर बात नहीं कर सकते। आप जो अपनी वो जो कॉमन बंदा है उसको जो एक डिप्लोमैटिक या रिसर्च की बातें हैं तो वो आप उनको नहीं बता सकते। तो यू हैव टू रिफाइन योर विज़न और आपकी जो एक्टिविज़्म है उनके वेज़ को आपको रिफाइन करना होगा और इसके साथ-साथ जो गवर्नमेंट है उसको एंगेज करना होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर। बात बहुत होती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके यूथ विंग्स भी हैं, वो यूथ की बात भी करते हैं कि हम यूथ ओरिएंटेड है, हमारी यूथ यूथ की पॉलिसी है, मगर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर यूथ का बिल्कुल रोल नहीं है। तो एक तो जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो ये बात करती हैं कि हमारी यूथ पॉलिसी है, तो यानी यू हैव टू इंक्लूड द यंग वॉइसेज़। जब आप यंग वॉइसेस को अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर लेके आते हैं तो आपके आइडियाज़ जो हैं उसको रिफाइन रिफाइन कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो आप जो है एक जो फ्यूचर लीडरशिप जो है वो इसको बना रहे होते हैं। आप रिप्लेसमेंट आपको मिल रही होती है। तो इसके एक तो एक करने की ये ज़रूरत है और दूसरा जो यूथ है उसको ये करने की ज़रूरत है प्लीज़ डू रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें। जस्ट आपने बातें ही नहीं करनी आपने जस्ट बोलना ही नहीं है मगर आपने जो आपकी कोई भी कॉज़ है, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे है, आपका नेशनल लेवल पे है या आप इंटरनेशनल आपकी रिप्रेजेंटेशन है, मगर जो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी रिसर्च फोकस्ड होनी चाहिए। बी लॉजिकल, बी नॉट लाउड बट बी लॉजिकल। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ इस वक़्त हमारी यूथ और गवर्नमेंट लेवल पे होने की ज़रूरत है। बिल्कुल जिस तरह आपने बात की विज़न के हवाले से, तो कितना ज़रूरी है इस वक़्त कि हम यूथ को ये बताएँ कि मकसद का तयन करना कितना ज़रूरी है? और ये मकसद का तयन किस तरह से किया जा सकता है? इन 2 पॉइंट्स पे आप क्या समझते हैं कि यूथ को किस-किस सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है?
पहली ज़रूरत तो ये है कि जो मकसद का तयन जो है ना, ये आपका जब आप एक मैच्योर हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, तो उस वक़्त भी ज़रूरी है। मगर मेरी जो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, आपकी लाइफ़ का मकसद आपकी पर्सनैलिटी की जो एक कह लें कि ओरिएंटेशन है, जो आपका जो तयन है, वो आपकी जब आप छोटे बच्चे होते हो, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमारी फैमिली के अंदर इश्यू ये है कि बच्चा अभी पैदा होके वो बोलना बाद में स्टार्ट करता है, तो पहले ही हम कह देते हैं ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। तो हम एक ना सो कॉल्ड स्लोगन या सो कॉल्ड एक चीज़ जो है ना, वो हम उसके माइंड में डालना शुरू कर देते हैं। मगर जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो उसका माइंड जो है वो आर्टिस्टिक होता है, वो आर्ट की तरफ जाना चाह रहा होता है, मगर क्योंकि माँ ने या बाप ने या दादा की ये ख्वाहिश होती है कि जो मेरा बेटा जो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है मैं अपनी लाइफ़ की आपको देता हूँ। मैंने लोगों की बातों में आके या उस वक़्त 10th के अंदर कंप्यूटर साइंसेज़ का बड़ा रोल था। इन 2006 जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने अपना बैचलर स्टार्ट किया, तो मैंने भी वो एक धारा एक व बनी हुई थी, वॉइस बनी हुई थी, उसके साथ मैंने कंप्यूटर साइंसेज़ में एडमिशन ले लिया। 4 साल ज़िंदगी के उसी दौड़ में गुज़ार दिए, मैथ मुझे आती नहीं थी और ना साइंसेज़ की समझ थी, मगर क्योंकि वो एक बड़ा कैची स्लोगन था उस वक़्त, तो वो मैंने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद एमएस भी कर लिया टेलीकॉम एंड नेटवर्क्स में। आफ्टर दैट रियलाइज़ हुआ कि यार ये टेक्नोलॉजीज़ तो मेरी फ़ील्ड ही नहीं है। मैं तो यहाँ पे अगर अपनी लाइफ़ के अंदर प्रॉस्पेरस करना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, तो साइंसेज़ मेरी नई ज़िंदगी का तयन कर पा रहे। आफ्टर दैट आई शिफ्टेड माय करियर इनटू द सोशल साइंसेज़ और अल्लाह ताला का शुक्र है उसके अंदर किसी न किसी तरह के अंदर कामयाबियाँ मिल रही हैं, जितनी एबिलिटीज़ हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप पहले तो फैमिली तयन करें कि बच्चे की माइंड लेवल क्या है, उसके अंदर फिर जो हमारे स्कूल्स हैं, उनको पेरेंट्स की हेल्प करनी होगी, क्योंकि बच्चे घर से ज़्यादा आजकल जो टाइम है वो स्कूल्स के अंदर गुज़ार रहे हैं। तो टीचर्स को के अंदर इतनी एबिलिटी हो, इतनी उनकी ट्रेनिंग हो कि वो तयन कर सके कि किस बच्चे ने कौन-सा सब्जेक्ट लेके आना है। जब वो एक वहाँ से आपकी जो पर्सनैलिटी का आपके एक एक गोल आपके सेट हो रहे हैं, उसके बाद आप कॉलेजेस के अंदर आते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करियर काउंसलिंग के वहाँ पे काउंसल्स होनी चाहिए। वो तयन कर सके बच्चे का जो करैक्टर है, बच्चे की जो एबिलिटीज़ हैं, उसकी तरफ। और इसके साथ-साथ अभी हमें जो है मॉडर्न नेशंस की तरह हमें निकलना होगा, ये साइंस और आर्ट्स के जो एक हमारा एक डिफरेंस बना हुआ है, उससे टैबूज़ बने हुए हैं। जो बच्चे की एबिलिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ को मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को वो उसके अंदर, और इसके साथ-साथ हमें जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर जो आपके गोल्स का तयन करता है वो आपके स्किल्स होते हैं। हमें अपने सिलेबस को, हमारी जो एजुकेशन है उसको स्किल ओरिएंटेड करना चाहिए। ताकि फिर अकॉर्डिंग टू जो आपके स्किल्स हैं, वो जब आप 18 ईयर्स क्रॉस कर लेते हैं तो आपको भी पता थोड़ा-थोड़ा चल रहा होता है, और कुछ आपकी यूनिवर्सिटी या आपके स्कूल्स आपकी गाइड कर रहे होते हैं कि अब आपने लाइफ का जो अगला आपने जाना है तो आप किस हिम्मत में जाएँगे। बिल्कुल यहाँ पे आपने स्किल्स की बात की और अगर हम स्किल्स और एजुकेशन को ही लेके आगे चलें, तो एक आंसर है हुब्बुल वतनी का। ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कोई भी वॉलंटियर हो या कोई भी एक्टिविस्ट हो। तो हुब्बुल वतनी, तालीम और स्किल्स, ये तीनों चीज़ें किस तरह से बैलेंस करके चलनी चाहिए फॉर बीइंग एन एक्टिविस्ट? मेरा एक जो फ़लसफ़ा है कि जो नैरेटिव है, मेबी आप उसे इख्तिलाफ़ करें। मेरे नज़दीक हुब्बुल वतनी कोई आपके अंदर नहीं डाल सकता। हुब्बुल वतनी जो है वो स्लोगन से नहीं डलती। हुब्बुल वतनी के लिए आपको जो आपके एक बच्चा जो है, उ उसके अंदर आपने उसकी जो करियर डेवलपमेंट या जो स्किल डेवलपमेंट की बात करी, या आपने उसको जो एजुकेशन दी, वो ही उसका तयन करेगी। और इसके साथ-साथ जो एक यूथ का जो रोल होगा, अगर तो पॉलिसी मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर उसको वैल्यू दी जा रही है, इसके साथ-साथ अगर जब कोई आपका लॉज़ बन रहे हैं, उस लॉज़ के अंदर अगर तो किसी कॉमन पर्सन की भी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो उसके मसाइल हैं सॉरी
जो उसके मसाइल हैं, अगर उनको डिस्कस किया जाता है, उनको फ़ोकस किया जाता है, उसको वैल्यू दी जाती है, तो ये जो हुब्बुल वतनी है, ये खुद ब खुद ही आपकी बॉडी के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आएगी। मगर अगर आप इन सारी चीज़ों को आप आउट कर देंगे और उसके बाद ये कहेंगे कि स्लोगन्स के ज़रिए आप कोई हुब्बुल वतनी किसी यूथ के अंदर ले आएँ, तो जो मैं आज तक समझ पाया हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने अपनी जो यंग जनरेशन है उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको हल करना है, उनको फ़ोकस करना है या नहीं भी हल होते, तो आपने चीज़ों को इस तरह करना है कि अगला जो आपकी अवाम है, जो आपका यूथ है, उनको ये पता चले कि इस पे काम हो रहा है। इसके साथ-साथ आप बताएँ आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं कि मुल्क के क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी आप अगर इसको ये कहें कि एक डेवलप्ड कंट्री है या हर चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा फरावानी है, तो ऐसी बात भी नहीं है। वी आर लिविंग इन अ अंडर डेवलपिंग कंट्री। तो इसके अंदर आपकी जो गवर्नमेंट के मसाइल हैं, आपने उनको कन्वे करना है अपनी आवाम तक कि हमारा विजन है, मगर हमारे विजन के अंदर ये हर्डल्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपकी इन हर्डल्स को दूर करने की, तो आपकी सीरियस एफर्ट्स जो है ना, वो उसके अंदर शो होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आएँगी आपके अंदर, तो आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड होगी, यूथ का विज़न भी क्लियर होगा और इसके साथ-साथ जो हुब्बुल वतनी जो हम कहते हैं, वो भी इसके अंदर आएगी और इसके साथ-साथ फिर वो एक और चीज़ आपको मैं तो रिलीजन की बात नहीं करता, मगर वो सेम वही पैरामीटर्स हैं कि जब आप अपनी जो वैल्यूज़ हैं, जब आपकी पर्सनैलिटीज़ की वैल्यू, जब आपकी सोसाइटी की वैल्यू क्लियर होगी, तो आपकी जो रिलीजन के मैटर हैं, वो खुद ब खुद क्लियर होते जाएँगे। बिल्कुल सही हमने अभी बात की कि तालीम कितना रोल प्ले करती है एक्टिविज़्म में। तो अगर हम मैं अपने सवाल के दूसरे हिस्से पर चलूँ कि एक्टिविज़्म करते हुए जब आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख रहे होते हैं, जो कि आपके साथ पढ़ने वाले दूसरे लोग नहीं जानते होते, जो जिनका ताल्लुक एक्टिविज़्म या वॉलंटियरिज़्म से नहीं है। तो एक्टिविज़्म कितना रोल प्ले करती है आपके एजुकेशन में और आपकी उस इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर जो आपको दूसरों से मुमताज़ कर सके? हाँ, बहुत ज़्यादा रोल है अगर आप एक्टिविज़्म की बात करते हैं या वॉलंटियरिज़्म की बात करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के अंदर उसके साथ-साथ आपका जो करियर बिल्डिंग है, उसके अंदर एक बहुत बहुत बड़ा रोल है एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं उनका। जब आप किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करते हो, तो बेसिकली आप अनपेड होते हो, आप अनपेड इसलिए होते हैं कि आपकी इतनी वैल्यू होती है आपकी सर्विसेज़ की कि कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन या कोई भी हुकूमत जो है ना, आपकी उन एफर्ट्स को पे नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वॉलंटियर्स आर द अनपेड सोल्जर्स। इसके साथ-साथ बेसिकली आपको एट दैट मोमेंट लगता है कि आप एक फ्री का काम कर रहे हो, एक फ्री का कर रहे हो, मगर उसके बदले में आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे होते हो। आपको एक्सपोज़र मिल रहा होता है। आपके जो ये आपको बात करने का पता चल रहा होता है। इसके साथ-साथ आपके लिंक्स जो है ना वो बिल्ड कर रहे होते हैं और एट द एंड जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो, तो आपकी इतनी नेटवर्किंग हो चुकी होती है कि आपको जॉब हंट के अंदर या आपने जो कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं या आपने इवन आप अगर आपका अपना कोई इनिशिएटिव है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसके अंदर जो है ना आपका जो एक्टिविज़्म आपने किया होता है, जो आपके अपने आपने चीज़ें सीखी होती हैं, जो आपने नेटवर्क बनाया होता है, तो वो उसके अंदर आपको फ़ेवर कर रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक़्त जो बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन जिसके अंदर वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, वो वक़्ती तौर पे जो वॉलंटियर्स का गिला आता है कि बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन उनका इस्तेहसाल करती हैं, उनका मिसयूज़ करती हैं, वक़्ती तौर पे उनके से काम ले लिया जाता है, मगर जहाँ पे पर्क्स की बात आती है, जहाँ पे थोड़ा-सा उनकी प्रोफ़ाइल बिल्डिंग की बात आती है, तो बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस जो है ना, उससे वो थोड़ा-सा पीछे हो जाती हैं। वो जो उनका ड्यू राइट होता है, वो नहीं दिया जाता या इवन ये भी होता है कि बहुत सारे वॉलंटियर जो वॉलंटियर बेसिस पे रिसर्च के अंदर काम कर रहे होते हैं या उनके जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं, वो बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस जो है ना वो उनके इंटेलेक्चुअल राइट जो ड्यू राइट्स हैं, वो वॉलंटियर्स को नहीं दे रहे होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर जो वॉलंटियर्स हैं, जो यंग एक्टिविस्ट हैं, वो फेस करते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ेशंस को फिर इस वजह से बहुत सारे जो हमारी यूथ है, वो वॉलंटियरिज़्म की तरफ नहीं आती। वो ये समझती है कि
ये ये वो आप कह लें कि शो 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 ऑफ है ना, ये चीज़ें उस तरह नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो इन्वॉल्व हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको भी थोड़ा-सा चीज़ों को क्लियर करना होगा और इसके साथ-साथ वॉलंटियर्स को जो है ना हमें अपने यूथ को लाना होगा वॉलंटियरिज़्म के अंदर और इसके अंदर भी जो फर्स्ट रोल आपका स्टार्ट होता है, वो आपकी सोसाइटी के अंदर से ही हो जाता है। जब आप छोटे बच्चे होते हो उस वक़्त आपने अपने बच्चों को सिखाना है शेयरिंग एंड केयरिंग और इसके साथ-साथ आप अपनी सोसाइटी लेवल पे आपकी जो मोहल्ले की मस्जिद है या मोहल्ले की सफाई है उसके अंदर छोटी-छोटी कमेटियाँ बना के जब आप वो चीज़ें अपने बचपन से ही बच्चों को इसके अंदर एंगेज करते हो, तो आफ्टर दैट जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं या कॉलेजेस लेवल पे आते हैं, तो आपकी जो वॉलंटियरिज़्म होती है, उसका जो थोड़ा-सा स्केल है वो बड़ा हो जाता है। जो चीज़ें उसने बचपन से सीखी होती हैं, तो उसके अंदर वो काम आती हैं और ये जो चीज़ एक हमें समझने की ज़रूरत है और जो इस वक़्त मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, कि बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइज़ेशंस जो है, वो वॉलंटियरिज़्म के ऊपर चल रही हैं, वॉलंटियर्स चला रहे हैं। और इसका फ़ायदा हमारी गवर्नमेंट्स को भी हो रहा है, इसके साथ-साथ जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ह्यूमैनिटी को हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती, वो एक कॉमन स्टूडेंट या कॉमन जो एक सोसाइटी का एलिमेंट है, वो आपकी चीज़ें जो है वो कर रहा है थ्रू सिविल सोसाइटी या नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशंस। बिल्कुल यहाँ पे हम कुछ कमेंट्स हैं वो ऐड करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद सईद सर, ये सीईओ शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। वो कह रहे हैं मच नीडेड टॉक, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ शाहरुख टेक्नोलॉजीज़, टुगेदर वी कैन क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। उसके अलावा हामिद सईद सर का ही क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले बेटर रोल इन यूथ एक्टिविज्म अदर देन इंटर्नशिप्स। आपके जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो मुझे थोड़ा-सा अगर आप दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। उन्होंने पूछा है हाउ प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले बेटर रोल इन यूथ एक्टिविज्म अदर देन इंटर्नशिप्स। आई गॉट दैट। बेसिकली बेसिकली जो पूछना वो ये चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर का है वो किस तरह रोल अंदर इसके अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर्स का जो अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जब उनकी लेजिस्लेशन होती है या उनकी अप्रूवल हो रही होती है किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो उसके अंदर एक सीएसआर का कंसेप्ट होता है। सीएसआर होता है हर बड़ा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर। तो थ्रू सीएसआर एक्टिविटीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है ना इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकता है और इसके साथ-साथ जो इस वक़्त करने की ज़रूरत है वो हमारी गवर्नमेंट्स को चेक रखने की ज़रूरत है क्योंकि कि जो डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑर्गनाइजेशन है वो बड़ी-बड़ी ऑर्गनाइजेशन है, क्या वो जो सीएसआर के फंड्स जो हैं जो एक वो उनके ऊपर जब उन्होंने एनओसी ली या जब उन्होंने अपना कोई भी बिज़नेस रजिस्टर्ड कराया, तो वो जो सीएसआर की अमाउंट है या सीएसआर का जो फंड्स है, क्या वो प्रॉपर्ली उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इस पे बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशन तो सीएसआर में बहुत सारा पैसा लगा रही होती है। जैसे आप देख रहे हैं, अक्सर देखते हैं कि जो बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, उसके अंदर टेलीनॉर आता है, बड़े बैंक आते हैं, तो वो बेसिकली वो या फ्लड्स की बात ही या अभी कोविड की बात ही, तो इसके अंदर टेलीनॉर, मोबलिंक और बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस ने वो जो अमाउंट है वो पे की। तो बेसिकली वो अमाउंट जो होती है वो उनके सीएसआर जो फंड्स होते हैं उनके थ्रू होती हैं और इसके साथ-साथ जो हमारी यूथ ऑर्गनाइजेशंस हैं उनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट जो अदारे या इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते अगर वो फंड्स की बात कर सकते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो एक स्पेसिफाइड टास्क है या स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट है, इसको आप अपने सीएसआर का जो एक अमाउंट है उसके थ्रू आप हमारी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस तरह ये एक और चीज़ें हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो एक सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर या सोसाइटी की बेहतरी के लिए इक़दामात कर सकता है। बात सिर्फ़ वही है फिर कि आपने कितना आपको पता है कि आपने अपना कॉज़ जो है या अपना केस जो है वो किस तरह प्रेज़ेंट करना है। इसके साथ-साथ मैं एक टिप देना चाहूँगा आपने इस अभी प्राइवेट सेक्टर की बात की, तो हमारी जो यूथ ओरिएंटेड ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनको पेपर वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत सारे यूथ के लोग ऐसे हैं, उनके पास आइडियाज़ भी हैं मगर उनको फंडिंग नहीं मिलती और बहुत सारे अदारे ऐसे हैं
कि जिनके पास फंड्स तो पड़े हुए हैं मगर उनको कोई प्रॉपर वे में कॉन्टैक्ट ही नहीं करता। तो ज़रूरत ये है कि आप अपना पेपर वर्क जो है, आपने जो इन राइटिंग जो है, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो अगर कोई भी बंदा पढ़े तो उसको पता चले कि बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं। और इसके साथ-साथ यू हैव टू फाइंड अ प्रॉपर प्रॉपर चैनल, या आपको मीन्स अगर आप इस टाइम अगर आप कोविड के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो यूएनडीपी के पास फंड है, डब्ल्यूएचओ के पास फंड है, इसके सिवा यूएनएफपी के पास फंड्स पड़े हैं जो यूटिलाइज नहीं होते क्योंकि उनको वो जो स्पेसिफाइड जो लोग नहीं मिल पाते जिन प्रोफाइलों के उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रन कर सके। तो ये बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमारे यूथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर लोग जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसके अलावा आयशा जमशेद हमारे साथ मौजूद हैं। करिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनका सवाल है, व्हाट रोल डू यू थिंक स्टूडेंट कैन प्ले इन द टाइप ऑफ वर्क योर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग? रोल ऑफ यूथ की अगर आप बात करते हैं, पहले तो थैंक्स आयशा कि आपने कनेक्ट कराया आसमा के साथ और शाहरुख टेक्नोलॉजीज के साथ, और आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि इस वक्त हम बैठ के बात कर सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। जहां तक आपने यूथ के रोल की बात की, तो इस वक्त जो मेजर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो यूथ के ऊपर ही चल रही हैं, वो यूथ की एफर्ट्स की वजह से ही चल रही हैं। अगर आज अपनी यूथ जो है वो उनसे अपनी एक्टिविज्म को उनसे बाहर ले आए, तो ऑर्गेनाइजेशन तो को लोग कहाँ से मिलते हैं? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से मिलते हैं, जो कुछ इंटर्नशिप्स के ऊपर आते हैं या कुछ एज अ वॉलंटियर आते हैं और फिर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको रन कर रहे होते हैं। आप कोविड की सिचुएशन देख लें, गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास फंड्स भी होते हैं, सब कुछ भी होते हैं, मगर उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आई, तो इमरान खान की जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है उसको भी टाइगर फोर्स बनानी पड़ी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो जो है अपने जो इम्प्लीमेंट फंड्स कुछ एलोकेट कर लेती है मगर इतने मैस लेवल के ऊपर कि वो चीजों को इम्प्लीमेंट करवा सके थ्रू प्रॉपर एम्प्लॉयज। तो उसके लिए फिर आपको वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है या आपको सोसाइटी की जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे जो बेहतर रोल है वो रोल यूथ का ही है जो इस वक्त प्ले कर रही है। और इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट्स है, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, उनको थोड़ा सा जरूरत है कि वो हमारी सोसाइटीज के अंदर जो एक्टिविज्म है या सिविल सर्विसेज है या कम्युनिटी सर्विसेज है, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाए। अभी बहुत कमी है, अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर तो फिर भी अवेयरनेस की बात है, मगर बहुत ज्यादा कमी है हमारे रूरल एरियाज के अंदर टूवर्ड रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी सर्विसेज। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर साल हजारों थैलेसीमा के मरीज जो हैं वो फोत हो जाते हैं। बच्चे जो है ना वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं क्योंकि उनको ब्लड नहीं मिलता। और इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तान तो इस पर सबसे उसकी जो मेजर जो है चंक है वो आपका यूथ है। तो हम जो अपना बहुत सारा जो यूथ है वो हर 3 या 4 मंथ के बाद, आपको पता है कि नेचुरल साइकिल है जिसके अंदर आपका ब्लड जो है ना वो खत्म हो जाता है और नया ब्लड बन जाता है। मगर अगर वही ब्लड जो है यूथ जो है वो जो सेहतमंद लोग हैं वो डोनेट कर दें ब्लड बैंक के अंदर, तो थैलेसीमा के मरीज जिनकी एक नेचुरली जरूरत है वो उसी खून के सहारे वो जिंदा रह सकते हैं, तो उनकी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। तो हमें जरूरत इस बात की है, अवेयरनेस फैलाएं। और डिफरेंट टैबूज बने हुए हैं हर कॉज से रिलेटेड, मींस कि अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो इसके अंदर ये बात आ जाती है कि यहाँ पे कोई फॉरेन एजेंडा चल रहा है, या ये बात आ जाती है ये ऑर्गेनाइजेशन तो गवर्नमेंट बैक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो हमें बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और ये जो टैबूज हैं जो कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर या यंग जो बल्क है उनकी एंगेजमेंट है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो इससे रिलेटेड जो मिसकन्फ्यूजन्स हैं या टैबूज हैं हमें इनको खत्म करने की जरूरत है। और ये सारी चीजें अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू ही हो सकती है। और ये अवेयरनेस कैंपेन कौन कर सकता है? या तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, या हमारी जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो जो है वो इन अवेयरनेस फैला के इन जो टैबूज है उनको खत्म कर सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे साथ अरफा अरबी है। वो कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू शाहू प्लेटफॉर्म। इसके अलावा हमारे पास साथ नदीम सर हैं, वो
पूछ रहे हैं हाउ सोशल मीडिया कैन हेल्प प्रमोटिंग पॉजिटिव एक्टिविज्म दैट विल इवेंचुअली हेल्प फॉर नेशन बिल्डिंग। हाँ, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है इनका, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो इट्स अ नीड ऑफ द आवर, हमें ज़रूरत है। और इस वक्त आप देख लें कि जो जितना भी इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इररेलेवेंट होता जा रहा है। बड़े से बड़ा साफी जो जियो के ऊपर बैठता है, एआर वाई के ऊपर बैठता है, दुनिया के ऊपर बैठता है, मगर वो अपने आप को शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक़्त कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर, अवेयरनेस के लिए आपका इसके सोशल मीडिया का इस्तेमाल। इसके साथ-साथ हमें ये भी थोड़ा-सा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के अंदर भी आपने कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म किस चीज़ के लिए आपने इस्तेमाल करना है। अगर तो आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं विद द पॉलिसी मेकर्स, विद द डिसीजन मेकर्स, विद द टॉप पॉलिटिकल एक्टर्स, इसके साथ-साथ जो दुनिया के थिंक टैंक्स हैं, पावरफुल थिंक टैंक्स हैं, तो उसके लिए फिर आपको ट्विटर के ऊपर आना पड़ेगा। और अगर आपने कम्युनिटी की बात करनी है, मैसेज की बात करनी है, या ये यूथ की बात करनी है, तो उसके लिए आपको फिर फेसबुक और इंस्टा इंस्टाग्राम का जो सहारा लेना पड़ेगा। तो इस वक़्त बहुत ज़्यादा जो रोल अगर कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर कर सकता है, या इवन कॉज़ ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं, प्रमोशंस जो हैं, वो हो सकती हैं, वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही हो सकती हैं। आपको पता है कि अब ये ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट हो गई है कि इसके अंदर किसी के पास टाइम नहीं है कि वो टीवी लगा के देखे और वहाँ पे देखे कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं यूज़ करता हूँ, अगर अभी मुझे कुछ देखना है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, या इस वक़्त क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज़ बन रही हैं, या इवन जो इस वक़्त यूएस के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो बजाय किसी न्यूज़पेपर के ऊपर जाने की, बजाय किसी और टीवी को लगाने की, मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ ट्विटर के ऊपर, और वहाँ पे आपको पता चल रहा होता है। और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। आप अगर आप थोड़ा-सा आपको टेक्नोलॉजी का हो है, तो आपको पता चल जाता है कि ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त हमारे यूथ और वो लोग जो कॉज़ेज़ को प्रमोट कर रहे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया का यूज़ आपने किस तरह करना है। जिस तरह एक मुल्क के असूल होते हैं, एक घर के असूल होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन के असूल होते हैं, इसी तरह जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके भी कुछ असूल हैं। हमें जो उन्होंने स्पेस दी हुई है, तो हमने वो जो विदिन दिस स्पेस जो है ना, उसके अंदर ही उनकी पॉलिसीज़ और उनके लॉज़ को देख के हमने काम करना होता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, जी हम फ़लस्तीन को प्रमोट कर रहे हैं, हम रोहिंग्याज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हम कश्मीर को प्रमोट कर रहे हैं, मगर उसके होता ये है कि हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। आपके अकाउंट्स इसलिए ब्लॉक होते हैं कि कुछ जो उनके सर्टेन रूल्स हैं, आप उनको वायलेट कर रहे होते हैं। तो हमने करना ये है कि कोई भी कॉज़, कोई भी इश्यू एक दिन में हल होने वाला नहीं होता। उसके लिए आपने अपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको आपने प्रोपोगेट करना है, अगर उसको फैलाना है, तो उसको आपने एक इफेक्टिव वे में फैलाना है। ये ना हो कि आपने कश्मीर पे एक्टिविज़्म करना है, आपने एकदम से सारी चीज़ें फेंक दी, इंडिया, वो इंडिया, ये। इससे आपकी चीज़ें हल होने वाली नहीं। होता क्या है, कोई इंडियन देखता है, वो कहता है जी, ये जी आपके फेसबुक या ट्विटर का ये जो लॉ है, उसकी ये वायलेशन हो रही है, तो लिहाज़ा वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए ज़रूरत है आपको बी फैक्चुअल। आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें, आप लॉजिक के ऊपर बात करें, आप विद इन द लॉ, इंटरनेशनल लॉज़ के ऊपर बात करें। जब आप चीज़ों को इन जो पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे, तो आपका एक तो जो आप बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी होगी, वो ऑथेंटिकेटेड भी होगी, और इसके साथ-साथ आपके जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक भी नहीं होंगे। बिल्कुल। जिस तरह आपने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट यूथ आ रही होती है, जो कि काम करना चाहते हैं, लेकिन जब इतने डिफरेंट जगहों से लोग आते हैं, तो यकीनन उनके कॉज़ या उनका विज़न डिफरेंट होता है। तो उन सबको एक कॉज़ देने, एक विज़न के अंदर लाने में कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, और उनको लीडर किस तरह से दिया जा सकता है कि वो उन सारे काम के ऊपर काम करें, कि फैक्ट्स के ऊपर काम करें, जिस तरह आपने कहा कि फैक्चुअली काम करना चाहिए, तो उनको लीडर किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है? मैं जो लीडरशिप वाली चीज़ है, मैं थोड़ा-सा इससे थोड़ा-सा आपसे इख्तिलाफ़ करूँगा। मेरे नज़दीक जो है जो लीडर जो है ना,
लीडर किसी को बनाया भी नहीं जाता, और लीडर किसी को एज अगर आप इन सिनेरियोज की बात करते हैं तो आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो लीडर्स हैं। आपको या तो पॉलिटिशियंस मिलते हैं या आपको मैनेजर्स मिलते हैं। तो इस जो गिवन एनवायरनमेंट है इसके अंदर लीडर्स का मिलना मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि आप डिफरेंट पैरामीटर्स जो है ना वो सेट कर सकते हैं कि ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और दूसरी बात ये आपने बात की कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से डिफरेंट लोग आ रहे हैं, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, आप इनको यूनिफाइड किस तरह कर सकते हैं। तो यूनिफाइड करने का तरीका जो है वो मेरे नजदीक तो यही है कि हर बंदे की जिसकी जो एबिलिटीज है उससे वो काम लिया जाए। अगर ज़मान बाजवा अच्छा बोल सकता है और अस्मा अच्छा लिख सकती है, तो वहाँ पे जो मैनेजर बैठा हुआ है, ये जो टीम लीड बैठा हुआ है, अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने लिखने का काम ज़मान से लेना है या अस्मा से लेना है। तो ये थोड़ा-सा जो आपने ये चीज़ें इनको करने की ज़रूरत है, और फिर कलेक्टिव एफर्ट की इस तरह ज़रूरत है कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर आपको हज़ारों बल्कि सैकड़ों की तादाद में तो एक्चुअल आपको यूथ ऑर्गनाइज़ेशंस नज़र आएँगी, मगर सारा जो है सब लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने-अपने वो एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर कर रहे हैं, और वो काम ऐसा हो रहा है कि जो जिसको आप काउंट नहीं कर पाते। तो इस वक़्त जो ज़रूरत है करने की वो गवर्नमेंट को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म की करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर जो है जितनी भी यूथ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं या इवन जो थिंक टैंक्स की मैं बात करता हूँ, तो उनका भी कोई आप कह रहे हैं कोई ऐसा कंसोर्शियम नहीं है कि जिसके ऊपर वो सारे एक या एक प्लेटफ़ॉर्म यूनाइटेड प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि उनकी जो एफर्ट्स हैं वो एक जगह पे यकजा हो सके, सेंट्रलाइज़ हो सके। तो हमें चीज़ों को सेंट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। यूथ के लिए हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन अपने-अपने एजेंडाज़ के साथ, अपने-अपने डोमेन के साथ आएँ, मगर एट द एंड जो उसके जो एफर्ट्स हैं, वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड एफर्ट्स हों, वो कलेक्टिव एफर्ट्स हों। उसके बाद फिर वो जो है गवर्नमेंट्स की पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी काम आए, और इसके साथ-साथ जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर भी वो काम आए। बिल्कुल जिस तरह आप एसोसिएटेड हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कश्मीर कॉज के ऊपर काम करती है, तो बहुत सारी तनकीद होती है इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। अगर हम बात करें आपके एक रीसेंट प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने कश्मीर डे के ऊपर जो एग्जीबिशन का एहतमाम किया नेशनल असेंबली में, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो सारे गवर्नमेंट के लोगों ने भी उसको अप्रिशिएट किया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप समझते हैं कि किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है कश्मीर के लोगों के लिए, और वो किस तरह से मोटिवेट कर सकती है हमारी पाकिस्तान की यूथ को कि वो कश्मीर कॉज के लिए काम करें? हाँ, अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो जितनी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन यूथ फोरम फॉर कश्मीर, वाईएफके, इंटरनेशनल कश्मीर ग्रुप, तो ये इनका काम विसल विसल ब्लोइंग का है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम कश्मीर आज़ाद करवाने जा रहे हैं। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो कॉज़ है, वो लोगों को बताना है एक्चुअल अबाउट द सिचुएशन ऑफ कश्मीर, और इसके साथ लोगों को सेंसिटाइज़ करना है कि कश्मीर रियलाइज़ करवाना है लोगों को कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट है। लोगों की जो सफरिंग्स हैं वो उनको सामने लेके आना है। इसके साथ मैसेज के अंदर जो हमारी लोकल ऑडियंस है उनके सामने लेके आना है, और इसके साथ-साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या डिप्लोमैटिक जो यहाँ पे कोर है या यूनाइटेड नेशन है, उनको बताना है, बहुत सारी चीज़ें उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना है। पता उनको भी है, मगर जब आपकी मैसेज इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और फिर जो आपने बात की डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, इन एक्टिविटीज़ को करने का मकसद ये होता है कि सोसाइटी के जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनको इस कॉज़ के अंदर लेके आना। उसके फिर डिफरेंट वेज़ हैं, कभी आप बैलून्स जो है वो उसको आप रिलीज़ कर रहे होते हैं, कभी आप फ़ोटोज़ की एग्ज़िबिशन कर रहे होते हैं, कभी जो है आप वो साइक्लिंग करवा रहे होते हैं। तो इन सारी एफर्ट्स का मकसद जो है वो सिर्फ़ एक ही है, हाइलाइट करना कश्मीर का इश्यू को, और यूनाइटेड नेशन जिसने अभी तक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अगर आप देखें कश्मीर का इश्यू इस वक़्त अलाइव है, तो वो 2 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो 2 ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अलाइव है। एक तो कश्मीरियों की सैक्रिफाइसेज़ हैं, जिन्होंने पिछले 73 सालों से अपनी सैक्रिफाइसेज़ के थ्रू, अपने ब्लड के थ्रू दुनिया को नहीं भूलने दिया कि कश्मीर जो है
कोई एक हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट था, नहीं, लोग हर रोज निकलते हैं। इवन जो कोविड की सिचुएशन है, डबल कर्फ्यू का वहां पे माहौल है, इसके अंदर भी कश्मीर निकल रहे हैं और अपनी उनकी जो सफरिंग्स हैं वो लोगों को बता रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को कि ये एक इशू है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और इसके अंदर जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है वो यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की वजह से कश्मीर का इशू अभी तक जो अलाइव है, और ये बल्कि मैं ये कहूंगा ये जो अभी डिकेड है जो 2016 के बाद स्टार्ट हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कश्मीर की स्ट्रगल के लिए। 2019 और इससे पिछले साल कश्मीर के ऊपर 2 रिपोर्ट्स का आना, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो ऑफिस है उसके अंदर जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो सीधा सीधा इंडिया को उसका जो जितना भी उसकी सफरिंग अपना आप कह लें कि जहाँ पे यूथ की किलिंग्स हुई हैं, वहां पे लोगों के मैस रेप्स हुए हैं, और इसके साथ साथ वहां पे जो बिजनेस स्ट्रक्चर्स का जो लॉस हुआ है उसका जो जिसका जो रीजन है वो इंडिया को ही गर्दान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी वजह से ये इशू अलाइव है। और इसके साथ साथ हमें जरूरत अब इस अमर की है, जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ओआईसी हो, यूरोपियन यूनियन हो, जो भी लोग, चाहे वो एक सिंगल पर्सन है जिसने कश्मीरियों के हक के अंदर बात की या जो फैक्ट्स जो है उनको उसके अंदर लेके आया, वी हैव टू अप्रिशिएट देम। हमें अप्रिशिएट करना होगा उन लोगों को, थैंक यू बोलना होगा कि उनकी वजह से जो कश्मीरियों की जो सफरिंग्स है वो मंजर आम पे आ रही हैं। इसके साथ साथ हमें थैंक यू बोलना होगा इस वक्त जो वेस्टर्न मीडिया है इतनी अच्छी और जामिया रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स इवन पाकिस्तान का मीडिया भी वो प्रोड्यूस नहीं कर सका, जो अल जजीरा के अंदर, जो टीआरटी के अंदर, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर इस सारी सिचुएशन के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जो रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और बीइंग अ ह्यूमन एक्टिविस्ट, मैं थैंक यू करूंगा इन सब अदारों को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को कि वो हक के साथ खड़े हुए और इस वक्त जो एक एक्चुअल सिचुएशन है कश्मीर की वो दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह अभी आपने बात की साइकिलिंग के हवाले से या बैलून्स जो हम उड़ाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो और रैलियाँ होती हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर ये तनकीद करते नज़र आते हैं कि रैलियों से या नारों से किस तरह से कश्मीर आज़ाद होगा। तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि इस सारी चीज़ों की क्यों ज़रूरत है फॉर कश्मीर? नारों से बिल्कुल कश्मीर आजाद नहीं होगा, मगर जो एक नारा लगता है उससे अवेयरनेस जरूर क्रिएट होती है। वो लोग जो तनकीद करते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज से क्या होता है, उनको वो भी इन्हीं नारों की वजह से, इन्हीं रैलियों की वजह से, इन्हीं इवेंट्स की वजह से वो बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है, कोई भी थिंक टैंक, कोई भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी, दे आर नॉट इन पोजिशन कि वो किसी मसले को हल करवा सके, मगर वो इस पोजीशन के अंदर है कि जो एक कंफ्लिक्ट है, जो एक इशू है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सके, बात कर सके, लोगों को सोचने पे मजबूर कर सके कि ये इशू है। बाकी जो डिसीजन लेना है, इशू को हल करना है, वो जो बड़ी बड़ी यूनाइटेड नेशन का काम है जिसकी रेजोल्यूशंस हैं इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, और गवर्नमेंट्स का काम है। तो जहां तक यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है उनका इतना ही काम है कि वो इशू को, जो उसकी जो फाइलें हैं उसको वो सर्द खाने में नहीं जाने दे रही, वो उनको इलरेलेवेंट नहीं होने दे रही, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, या बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, वो उन तक वो बात पहुंचा रहे हैं कि पीपल आर कंसर्न अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, you have to raise voice, you have to solve this issue to save the lives of the innocent people living in the sufferings। वो जो sufferings बर्दाश्त कर रहे हैं, वो जो कत्लो गारत बर्दाश्त कर रहे हैं, वो माँ जो इस ट्रॉमा के अंदर, इस ज़हनी कफियत के अंदर अपना टाइम गुजार रही है कि उसका बच्चा या उसकी बेटी जो इस वक्त घर से बाहर गई है स्कूल के लिए, या बच्चा जो साथ वाली दुकान पे दही लेने गया है, क्या वो जिंदा लौटेगा? वो बेटी जिसको उसने यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री लेने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा, अपने फ्यूचर
के लिए, क्या वो जब वापस आएगी तो वो उसी तरह आएगी जिस तरह वो घर से बाहर गई थी? क्या उसकी किसी ने उसकी तरफ बुरी नज़र से तो नहीं देखा होगा? क्या उसका कोई मैस रेप या रेप तो नहीं हो गया होगा? तो इन सफरिंग्स के अंदर लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं, ट्रॉमा के अंदर। एक रिसेंट रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि 70% से ज़्यादा जो कश्मीरी हैं, वो इस वक़्त ज़हनी ज़हनी मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी जो सिचुएशन है वो उनको बहुत सारी टेंशन्स की वजह मुसलसल एक प्रेशर के अंदर रहने वजह से वो नॉर्मल पीपल नहीं है। तो हम जो यूथ के लोग हैं, जो यूथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप इंसान हैं, इस वक़्त दुनिया के अंदर एनिमल राइट्स की बात हो रही है, हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम पावर की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी और चीज़ों के हकूक़ की बात कर रहे हैं, हम हेरिटेज को बताने महफ़ूज़ करने की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे 80 लाख से ज़्यादा जो है इंसान भी हैं, उनके भी राइट्स हैं। वो राइट्स जो पैदा होते हुए अल्लाह ताला ने दिए, हर रिलीजन ने उनको दिए, यूनाइटेड नेशन ने उसको दिए और ये वो इश्यू है जिसको जवाहरलाल नेहरू वो लेके गया यूएन के अंदर, इंडिया लेके गया, पाकिस्तान नहीं लेके गया। तो इट इज़ अ प्रॉमिस ऑफ देयर फोरफादर्स। तो हम इसलिए हम नारे भी लगाते हैं, हम रैलियाँ भी करते हैं, हम डिफरेंट इवेंट्स भी कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इस वक़्त हमारी सोसाइटी का एक और माइंडसेट भी है, अगर हम यूथ एक्टिविज़्म के ऊपर ही बात करें, कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आती हैं व्हेन यू आर अ एक्टिविस्ट और अ वॉलंटियर। जिस तरह आपने भी अभी एक सवाल के जवाब में बताया कि अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये एक बहुत छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा ये काफ़ी आगे तक चली जाती हैं ये प्रॉब्लम्स और ये मुश्किलात। तो इस माइंडसेट के अंदर आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे कि हमारी यूथ को कि वो इस कॉज़ के ऊपर काम करे और वो हमारे जो मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं जिनके अंदर हमने देखा है कि वॉलंटियर्स की लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाते हैं कभी-कभी, तो इस सारे माइंडसेट के अंदर आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे हमारी यूथ को? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कोई भी जो सोसाइटी है, वो क्लोज़ सोसाइटी नहीं रह सकती। आपको कोई भी बात है, चाहे वो सेंसिटिव बात है, जब आप उसको डिबेट के अंदर लेके आएँगे, तो तभी उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे या बंद कमरों के अंदर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब आप लोगों के ज़हनों पे ताले लगाने की कोशिश करेंगे, तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट भी है, आपकी जो सिचुएशन है, वो वर्se से वर्se होती रहेगी। तो पहली बात तो ये है कि अगर जमहूरियत की बात हो रही है, मैं सिर्फ़ पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे राइट्स की बात होती है, यहाँ पे रिपब्लिक की बात होती है, तो उसके अंदर यू हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इन इन ओपन, ताकि चीज़ों के ऊपर डिबेट हो, लोगों के माइंड के अंदर जो डिफरेंट जो उलझने हैं, वो उनका सॉल्यूशन की तरफ उनको लेके आ जाए। तो सॉल्यूशन चाहे आप कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई, 1 हुई, वहाँ पे लाखों लोगों ने मर गए, वहाँ पे कत्लो-गारत हुआ। उसके बाद जो सॉल्यूशन उसका हुआ, जो पीस की तरफ आए, वो कहाँ पे आए? क्या वो जंग के किसी गोली ने उसका डिसीजन लिया? नहीं, उसका डिसीजन भी टेबल के ऊपर हुआ। जब डिफरेंट जो लोग हैं वो मिल बैठे, तो फिर वो सॉल्यूशन की तरफ अंदर लेके आए। तो इसी तरह जो इस वक़्त जो लोग हैं, जो एक्टिविज़्म के अंदर इस वक़्त हैं या आना चाहते हैं, मगर उनके माइंड के अंदर डिफरेंट क्यूरीज़ हैं, डिफरेंट क्वेश्चन्स हैं कि हमें इस एक्टिविज़्म के अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या लोगों के स्पेसिफाइड एजेंडाज़ हैं, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आप इसके अंदर आएँ, आप पार्टिसिपेट करें, फिर आपको चीज़ों का पता भी चलेगा। इसके साथ-साथ आप फिर अपने अकॉर्डिंग टू अपने माइंड जो है ऑर्गनाइज़ेशंस को है, वो आप उनको सेलेक्ट भी करेंगे, उनके साथ एज़ अ वॉलंटियर काम भी करेंगे। और इसके साथ-साथ जब आप उनके साथ काम करेंगे, तो आपकी जो अपनी आप कह लें कि डिसीजन में मेकिंग जो पावर है, वो उसके अंदर भी बेहतरी आएगी ड्यू टू दीज़ ऑर्गनाइज़ेशंस। तो बेसिकली ये जो आपका क्वेश्चन था, इसका मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप चीज़ों को करीब से नहीं देखेंगे, जब तक आप चीज़ों को डिबेट के अंदर नहीं लेके आएँगे, आप ऑन ग्राउंड चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो जो क्वेश्चन जो हैं, वो हमेशा आपके माइंड में रहेंगे। बिल्कुल सर, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि इस वक़्त आपके ख़्याल में पाकिस्तान में एक्टिविज़्म जो है,
वो कितना एक्टिवली काम कर रहा है और फ्यूचर में आप एक्टिविज्म को कितना सक्सेसफुल देखते हैं? पाकिस्तानी यूथ मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड। मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल भी किया है और वहाँ पे मैंने यूरोप के जो अपना मॉडर्न जो अब कह लें डेवलप कंट्रीज की यूथ है वहाँ पे भी उनको देखा है। मगर जब बात हुई किसी से क्वेश्चन करने की, किसी से बोलने की, कुछ अपना लीड रोल के अंदर आने की, अपना रोल प्ले करने की, तो वहाँ पे मैं जो पाकिस्तान की जो यूथ है जिनकी इस तरह जो मैं सॉरी टू से इस तरह ब्रॉट अप उनका नहीं हुआ, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर डिफरेंट अपना डिफिकल्टीज के अंदर उनकी पर्सनैलिटी भी बिल्डअप हुई है। मगर इंटरनेशनल जब उनको जहाँ पे स्पेस मिली तो वो आगे आए, उन्होंने अपना रोल प्ले किया। हमारी जो इस वक़्त यूथ है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वो रोल प्ले करना चाहते हैं, उनके अंदर एनर्जीज़ भी हैं, मगर बात जो आपका पहला क्वेश्चन था कि विज़न क्लियर करने की। हमें उनका विज़न क्लियर करना है, हमें उनको मोटिवेट करना है और हमें उनको डिस सर एंड पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? बस मैं एंड के ऊपर यही मैसेज दूँगा। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको और शाहरुख से टेक्नोलॉजीज़ का कि उन्होंने एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं यूथ को। इसके साथ-साथ मैं सिर्फ मेरा मैसेज यही है यूथ के लिए, बी पॉजिटिव। मुश्किलात हैं, मगर आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह एक दिन जो ये सारे जो इस वक़्त कन्फी मिसकन्फ्यूजन्स फैली हुई हैं या इस वक़्त जो तारीकियाँ फैली हुई हैं, वो आपकी एफर्ट्स की वजह से एक दिन ज़रूर उजाला होगा और आपको एक रोशन पाकिस्तान नज़र आएगा और रोशन पाकिस्तान की उम्मीद इस वक़्त सिर्फ यूथ है। आप हैं जो सामने बैठे दिख रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं कि यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, सो स्टे पॉजिटिव एंड कीप वर्किंग। इंशाल्लाह इसी तरह के किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड विद शाहरुख टेक्नोलॉजीज। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।